हेलो, गुड मॉर्निंग। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीषा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हो कि ये जो HP टेट का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें मैं आपको साइकोलॉजी और फिजिक्स का पोर्शन जो है वो करवा रही हूँ। अभी तक हमारी जो साइकोलॉजी की 10 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो डिस्कशन है वो किस के ऊपर की है, वो हमने की है थ्योरी ऑफ जो डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं उनके ऊपर, फिर जो भी जितनी भी थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, वो सब कुछ हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर मैं इस HP टेट की जो बैच स्टार्ट किया है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या है, तो ये नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये बैच स्टार्ट किया गया है। और अगर आप में से जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करना होगा और बैच में एनरोल होने के लिए 9459802085 पर कॉल करनी होगी। इसके बाद जो है वो आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। अगर साथ में ही मैं इस बैच की जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात करूं, तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप लोगों की जो नीड है उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वो कम से कम रखने की कोशिश की गई है। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 1999, यानी 2000 के अंदर आपको ये फुल बैच HP टेट का जो बैच है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्लासेस जो हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम भी आज का जो लेक्चर है, ये जो साइकोलॉजी की क्लास है, उसको कंटिन्यू करते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो अभी तक जो पिछली क्लासेस थी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की जो थ्योरी है हमारी इंटेलिजेंस की, वो क्या है? वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसके पहले हमने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी? इसके पहले हमने बात करी थी यूनिफैक्टर थ्योरी की, आपकी जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसकी बात करी, मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात करी। तो मेनली क्या है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है वो क्या है? वो ये है कि आपको वो याद रखना है कि इसके जनक कौन थे, इसके प्रतिपादक कौन थे। जो थ्योरीज मैंने अभी पीछे पढ़ाई, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी, यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी। हालांकि ये भी पता होना चाहिए कि उस थ्योरी में है क्या क्या, यानी कि जैसे जनरल फैक्टर किसने दिया, एस फैक्टर की बात किसने की, तो ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम जो है अपनी जो साइकोलॉजी की ये क्लास है इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी, और ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई लुईस एल थर्स्टन। किसके द्वारा? यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपके पास कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई। आपके पास जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? वो दी गई लुईस एस थर्स्टन के द्वारा। और ये कौन थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। हम बात कर रहे हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। यहां तक आपका एक क्वेश्चन बन गया कि ये किसके द्वारा दी गई है? लुईस एस थर्स्टन के द्वारा, जो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये जो थर्स्टन थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा? इन्होंने बोला, इसके पहले जो हमने पढ़ी कौन कौन सी थ्योरी, जो हमने यूनिफैक्टर पढ़ी थी, जो हमने जो 2 फैक्टर थी वो पढ़ी थी, उसमें क्या बात की गई थी? उसमें बात की गई थी आपकी कि एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल यानी कि एक सामान्य फैक्टर होता है और एक विशिष्ट फैक्टर होता है। तो इन्होंने क्या बोला? ये जो लुईस एल थर्स्टन थे, इन्होंने बोला ऐसा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में क्या हो, एक जनरल फैक्टर हो और एक स्पेसिफिक फैक्टर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हमारे अंदर हमारे जो इंटेलिजेंस है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? इन्होंने बोला कि
हमारे अंदर क्या होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं। क्या होती है हमारे अंदर, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी PMA। इसे क्या बोला जाता है, PMA। ये फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि PMA का जो मतलब फुल फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है आपके पास प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। उन्होंने बोला कि जो हमारे अंदर कुछ मुख्य तत्व होते हैं, ये प्राइमरी एलिमेंट होते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं, जो हर एक जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसके अंदर ये मेंटल एबिलिटी आती हैं। यानी हमारे अंदर क्या होती हैं, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं, ये मुख्य तत्व होते हैं, ये मुख्य कारक होते हैं। और जो भी हम काम करते हैं, जो भी कोई एक्शन करते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, ये जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं, ये उसके अंदर आती हैं। यानी वहाँ पे ये क्या होती हैं, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी प्रेजेंट होती हैं जब हम कोई एक्शन या कोई कार्य जो है वो कर रहे होते हैं। तो मेनली इन्होंने क्या बात की, थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन सेवन डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। 7 पहले उन्होंने बात की 7 जो हमारे पास डिफरेंट मेंटल एबिलिटी होती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 7 की बात की। लेकिन बाद में क्या किया गया, उसमें कुछ और ऐड की गई, तब बनाई गई 9। यानी पहले कितनी थी, पहले थी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, और बाद में कितनी कर दी गई, 2 और ऐड कर दी गई, और कितनी बन गई, 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो इन्होंने मेनली कितने की बात की, 9 जो हमारे पास मेंटल एबिलिटी है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, उनके बारे में बात की। आइए अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जो थर्स्टन थे, इन्होंने जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की, वो कौन कौन सी जो एबिलिटी थी जिनके बारे में उन्होंने बात की। जो फर्स्ट थी हमारे पास, वो थी स्पेशल एबिलिटी। कौन सी, जो अब हम पढ़ने वाले हैं 9 मेंटल एबिलिटी, उसमें जो फर्स्ट आई आपके पास, वो आई स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्थानिक योग्यता। ये जो एबिलिटी होगी, ये कौन से पर्सन में होती है, ये कौन से पर्सन में एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती क्या है, एबिलिटी टू परसीव स्पेशल रिलेशन। स्पेशल, ये वो वाला स्पेशल नहीं है SPECIAL, वो वाला स्पेशल, ये कौन सा है SPATIAL। स्पेशल का मतलब है स्थान को देखकर, यानी किसी जगह को देखकर क्या वो अनुमान लगा सके, परसीव कर सके, कुछ नॉर्मल पर्सन से हटकर वो ज़्यादा परसीव कर सके। मतलब ऐसे पर्सन के पास ये इंटेलिजेंस होती है जो क्या कर सकते हैं, जो परसीव कर सकते हैं, किसी स्थान को देखकर, किसी जगह को देखकर क्या अच्छे से परसीव कर लेते हैं मतलब उस जगह को, उस जगह के बारे में जो जानकारी है, उस जगह को देखकर क्या अच्छे से परसीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मल पर्सन हो तो अगर नॉर्मल पर्सन को बोलें कि हाँ आप मतलब जो है घर का मैप बनाओ, या किसी जगह को देख के बनाओ कि यहाँ पे कोई चीज़ एडजस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो क्या एक जो आर्किटेक्चर होगा जो इस काम को करता है, जिसको इस चीज़ की समझ है, जो चीज़ों को, जो स्थान को देखकर जल्दी से अच्छे से परसीव कर लेता है, वो हर चीज़ को क्या अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। मतलब वो देख के बता देगा कि हाँ यहाँ कौन सी चीज़ क्या एडजस्ट हो सकती है, जो नॉर्मल पर्सन क्या है वो नहीं बता पाएगा। मतलब मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ आर्किटेक्चर का, यानी उस पे क्या होगी, स्पेशल एबिलिटी होगी, स्थानिक योग्यता होगी। अब एक और एग्जांपल दूं, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आपको गाड़ी पार्क करनी है, इसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं स्पेशल एबिलिटी का। आपको गाड़ी जो है वो पार्क करनी है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह का मतलब है कि वहाँ पे इतना स्थान है कि आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है, लेकिन आप डर रहे हो का मतलब है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि वहाँ पे पार्क होगी गाड़ी या नहीं होगी, और एक दूसरा पर्सन आता है जो क्या बड़ी इजीली आता है और गाड़ी पार्क करके चला जाता है। मतलब उसमें क्या है, उसमें स्पेशल एबिलिटी है, स्थान को देखकर क्या है उसको पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, वो गाड़ी जो है वो पार्क हो सकती है, इतनी सी जगह में क्या
क्या है वो एडजस्ट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा वो रिसीव करने की क्षमता है, ज़्यादा वो क्या, वो स्पेशल एबिलिटी क्या है उसमें ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका स्पेशल एबिलिटी, यानी स्थान को देखकर क्या है वो ज़्यादा क्या है परसीव कर सकें। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्पेशल एबिलिटी, यानी फर्स्ट जो उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की। सेकंड आता है आपके पास परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी यानी प्रत्याक्षात्मक योग्यता, यानी ऐसी एबिलिटी टू ग्रैस्प विजुअल फील्ड या एबिलिटी टू रिसीव, यानी कि विजुअल फील्ड क्या, चीज़ों को देखकर क्या वो जल्दी से जल्दी और आसानी से क्या परसीव कर सकें। क्या है ये एबिलिटी टू ग्रैस्प विजुअल फील्ड या एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू रिसीव, उनमें कौन सी योग्यता हो परसीव करने की, मतलब विजुअल फील्ड देख के वो कितना समझते हैं, देख के वो कितनी जल्दी समझते हैं। मान लो कोई पेंटिंग है, उसको देख के कोई जो पर्सन है वो नेचर की पेंटिंग है, तो वो उस पेंटिंग को देखकर नेचर के बारे में कितना परसीव करता है, कितना उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। यानी कि अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूं तो जो हमारे न्यूटन थे, फिजिक्स में आते हैं न्यूटन, जो न्यूटन थे उनके सर पर एक क्या सेब या एप्पल गिरा था। ठीक है, जो एप्पल गिरा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसकी क्या की थी, खोज की थी कि कोई चीज़ हमेशा नीचे की ओर ही क्यों आती है। तो जो सेब गिरा था और जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने परसीव किया, जो उन्होंने समझा, वो क्या था, एक विजुअलाइजेशन थी, एक मतलब देख के उन्होंने कितना ग्रहण कर लिया, कितना परसीव कर लिया, तो वो होती है आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी। तो यहाँ पे आती है आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी। थर्ड आता है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अंकीय योग्यता, एबिलिटी टू डील विद नंबर। ये उन पर्सन में पाई जाती है, ये उन लोगों में पाई जाती है जो क्या है, जो नंबर के साथ खेलना क्या बहुत अच्छे से जानते हो। नंबर के साथ खेलने का मतलब है जिनको अंकीय ज्ञान क्या हो, जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या हो, बहुत अच्छी हो। यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्या मतलब है, ये किन लोगों में पाई जाएगी, ये जो जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं, जिनकी क्या है नंबर के साथ खेलने की पावर क्या है बहुत अच्छी होती है, जो नंबरों के साथ क्या है बहुत तरीके से खेल सकते हैं, उनमें क्या होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ तक तो कितनी थी, 3 एबिलिटी जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से यहाँ समझाने की कोशिश जो है वो की है। अब हम जो है वो 4th एबिलिटी पे चलते हैं कि उन्होंने 4th एबिलिटी कौन सी बताई, वो थी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपकी शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक जो शब्द होते हैं उनको समझने की, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, आप कितनी जल्दी, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आप जो वर्ड्स के अर्थ है ना उनको कितनी अच्छे से जो है वो समझ पाते हैं, यानी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, उनको कितने अच्छे से अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पोइट, आप पोइम को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं। अब हर कोई पर्सन थोड़े ना पोइम को अच्छी तरह समझ पाता है, जो ईजिली होती है, जो ईजी होती है उनको तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन जो जैसे टफ वाली होती है उनको क्या हर कोई थोड़े ना समझ पाता है। तो मतलब जिसकी क्या हो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो, जैसे हमारे पास पोइट हो गया, हमारे पास जो राइटर हो गया, वो मतलब कितनी अच्छी तरह से अगर वो समझेंगे, जैसे राइटर है समझेंगे वर्ड्स को तभी तो वो अच्छे से लिख पाएंगे ना। पोइट क्या है, वो कितने अच्छे से वर्ड्स को समझ पाता है और फिर उसको बोल पाता है, तो उनमें पाई जाती है आपकी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे न्यूज़ एंकर होते हैं आपके, जैसे जो न्यूज़ पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो जो मतलब वो जैसे बैठे तो वो कैमरा के सामने होते हैं, लेकिन कैमरा के दूसरी तरफ क्या होता है स्क्रीन चली होती है, जहाँ पे क्या
जो उन्होंने बोलना है वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो मतलब क्या, वो जो लिखा हुआ आ रहा है, जो कैमरे के पीछे है जो लिखा हुआ आ रहा है, वो उसको कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर जो लिखा हुआ आ रहा है उन वर्ड्स को वो अच्छी तरह समझेंगे, तभी तो वो अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएंगे, तभी तो हमें न्यूज़ जो वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ठीक है, उनमें भी कौन सी होती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन उनमें भी पाई जाती है। तो ये तो होगी हमारी फोर्थ एबिलिटी। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है हमारे पास वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है शाब्दिक गति योग्यता। ये तो थी वर्ड कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह अच्छे से हम समझते हैं। ये है वर्ड फ्लुएंसी, कितने तरीके से और कितने प्रवाह के साथ जो है वो हम अपने वर्ड्स को बोल पाते हैं, कितने क्लियरली हम दूसरों तक अपने वर्ड्स को पहुंचा पाते हैं। एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड रैपिडली, कितने अच्छे से हम सोचते हैं और कितने अच्छे से जो है वो कितनी जल्दी जो है हम अपने वर्ड्स को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, उनमें पाई जाती है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, वर्ड फ्लुएंसी उनकी क्या होती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है कि वो कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से, मतलब वो इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि सामने वाला क्या हो जाए, वोट देने पे मजबूर हो जाए। मतलब उनमें कौन सी एबिलिटी है, वर्ड फ्लुएंसी की जो है वो एबिलिटी पाई जाती है। जैसे कि लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर मतलब लेक्चर देने वाले, मतलब वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कि क्या वो उनके लेक्चर को सुनने के लिए मजबूर हो जाए, उनमें पाई जाती है वर्ड फ्लुएंसी। ये आ गया हमारे पास फिफ्थ एबिलिटी, दैट इज शाब्दिक गति योग्यता। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी यानी कि एबिलिटी टू रिमेंबर, यानी कि स्मृति की योग्यता। कौन जो है, ये पर्सन कौन होते हैं जिनमें क्या हो, मेंटल एबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कि वो चीज़ों को क्या है ज़्यादा देर तक क्या है याद रख पाए, अपनी स्मृति को क्या है, मतलब अपनी स्मृति में क्या है ज़्यादा चीज़ों को क्या है याद रख पाए, उनमें होती है ये एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मेमोरी की जो एबिलिटी होती है, जो स्मृति की योग्यता होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है, हिंदी में इसे बोलते हैं आगमन, जो तर्क वितर्क करने की योग्यता होती है। आगमन विधि या आगमन जो तर्क वितर्क करने की योग्यता होती है। मतलब क्या, हम कैसे सोचते हैं, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। ये किन पर्सन में पाई जाती है, ये जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जो एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकाल सकें, मतलब एक क्वेश्चन डाइवर्जेंट तरीके से, लॉजिकल तरीके से क्या बहुत सारे जो आंसर जो हैं वो निकाल सकें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर यहाँ पे जो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है या इंडक्टिव जो हमारे पास योग्यता होती है, ये कौन से पर्सन होते हैं जो एग्जाम्पल टू रूल समझते हैं। एग्जाम्पल टू रूल का क्या मतलब है, ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें एग्जाम्पल टू रूल का क्या मतलब है। एग्जाम्पल टू रूल का मतलब है, जैसे आपको पहले एग्जाम्पल बता दिया फिर आप रूल तक गए। जैसे अगर आप संज्ञा पढ़ रहे हो तो बच्चों को बता दिया कि हाँ आपके फ्रेंड का क्या नाम है, आप कहाँ पे रहते हो, तो ये जो फ्रेंड का नाम है जैसे मोहन, आप दिल्ली में रहते हो, तो ये क्या है नाम और जगह, ये क्या दे रहे हो आप, एग्जाम्पल दे रहे हो। आपको जाना कहाँ तक है, आपको रूल तक जाना है। रूल तक का क्या मतलब है, आपको संज्ञा तक जाना है। यानी आपने एग्जाम्पल दिया राम का, दिल्ली का, ये सब क्या है संज्ञा है। तो आप कहाँ से कहाँ गए, आप गए एग्जाम्पल टू रूल। तो ये किस में आता है, आपका इंडक्टिव रीजनिंग में। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के। ऐसी जो एबिलिटी होगी कि कौन से पर्सन में होगी, इंटेलिजेंस कौन से पर्सन में होगी, जो इंडक्टिव रीजनिंग लगाएगा, जो इंडक्टिव तरीके से सोचेगा। और वो कैसा होगा, जैसे एग्जाम्पल टू रूल, नोन टू अननोन जाना, ये क्या आता है सारा इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट जो एबिलिटी आती है वो आती है डिडक्टिव रीजनिंग की। ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया इंडक्टिव रीजनिंग, इसका ही उल्टा क्या है डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे बात की जाती है क्रिएटिविटी की। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पे बात की जाती है आपकी
क्रिएटिविटी की, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में बात की जाती है आपकी इंटेलिजेंस की, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में बात की जाती है आपकी इंटेलिजेंस की। यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाया जाता है, यहाँ जाते हैं आप रूल टू एग्जाम्पल, मतलब पहले संज्ञा की डेफिनेशन दे दी आपने, बाद में एग्जाम्पल दिए, ठीक है। जैसे पहले आपने रूल बता दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दिए। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में होते हैं, पहले फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद क्या किया, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिए, ठीक है। तो ये कौन से इसमें आता है, ये आता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक तर्क वितर्क करने की जो योग्यता होती है वो होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंडर जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, यहाँ एग्जाम्पल टू रूल है तो यहाँ रूल टू एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ नोन टू अननोन है, यहाँ पे अननोन टू नोन आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, ये एलिमेंट्री लेवल तक ठीक रहती है, यानी इसके सहारे आप क्या एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ा सकते हो। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दे दिए, जैसे पहले जैसे मैंने नाम बताया आपको, मोहन, दिल्ली वगैरह, और फिर संज्ञा आपने बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, आप डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, अगर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों का मिला के प्रयोग करोगे तो क्या बच्चे को अच्छे से और ज़्यादा जो है वो समझ आएगा। तो ये तो होगी हमारे पास 8 मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट जो आती है लास्ट वन, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब आपके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है, समस्या समाधान की जो योग्यता है, ये कौन से पर्सन में पाएगी, जो समस्या समाधान करने में क्या हो, माहिर हो। जैसे मैथमेटिशियन होते हैं, क्या करते हैं वो, प्रॉब्लम को क्या है ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी इसमें होती है, जो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो समस्या का समाधान ईजिली कर पाएँ। तो ये तो थी हमारे पास कितनी, 9 जो हैं वो मेंटल एबिलिटी, किसके द्वारा दी गई थी, लुइस एल थर्स्टन के द्वारा। इन्होंने तो क्या किया था, पहले तो 7 दी थी, मैंने बात की यहाँ पे, पहले 7 PMA के बारे में बताया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में, फिर बाद में 2 और ऐड कर दी गई, फिर बताया गया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया। तो ये तो थ्योरी थी पूरी किसकी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो दी थी लुइस एल थर्स्टन ने। अब एक और थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, जिसे हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आइए अब हम जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसको स्टार्ट करते हैं। वो है हमारी स्टर्नबर्ग की ट्रिआर्किक या ट्राइआर्किक थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया, ये जो हमारे पास स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जिसे हिंदी में बोला जाता है, उन्होंने इसमें क्या बताया, उन्होंने बेसिकली इसमें जो IQ होता है आपका, जो हमारे पास, जिसकी बात हम आगे करेंगे, कॉन्सेप्ट को उसको डिटेल में समझेंगे कि IQ की रेंज क्या क्या होती है, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे समझिए कि जो IQ है उसको उन्होंने चुनौती दी एक टाइप की, जो ये स्टर्नबर्ग थे। उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका जो IQ अगर ज़्यादा है तो वो लाइफ में आगे क्या सक्सेसफुल ही होगा, या जिसका IQ कम है और वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बात जो है वो ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। उन्होंने बोला कि हम जो इंटेलिजेंस होती है वो कोई एबिलिटी, जो हमने पीछे पढ़ी ना अभी, एबिलिटी पे बेस नहीं है, कि कोई योग्यता के बेस पे नहीं होगी, वो क्या होगी, कंपोनेंट के बेस पे होगी। कि क्या मतलब कि जो इंटेलिजेंस है वो एक कंपोनेंट के रूप में जो है वो हर एक व्यक्ति में पाई जाएगी, कि मतलब हर एक कंपोनेंट होगा जो एक पर्टिकुलर पर्सन में पाया जाएगा। उन्होंने मेनली जो है वो 3 कंपोनेंट की बात की, कि जो इंटेलिजेंस होती है हम इसके अकॉर्डिंग, इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन से पर्सन में कौन सी जो है वो इंटेलिजेंस होती है। यानी इन्होंने एबिलिटी को नहीं माना, इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह कार्य करती है, कंपोनेंट के रूप में जो वो है वो कार्य करती है। ऐसा किसने माना, ऐसा माना स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। तो इन्होंने मेनली क्या दिए, 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताए, जिन्हें आप एक शॉर्ट फॉर्म में दैट इज PCA के रूप में भी याद रख सकते हो।
जैसे इन्होंने फर्स्ट बात की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, यानी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट इन्होंने बताया, कौन सा बताया, पहला बताया इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस किन पर्सन में पाई जाएगी, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि, और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब संदर्भ में बात करना या संदर्भ में सीखना। तो ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ये कौन से पर्सन में पाई जाएगी, जो क्या हो, जो अपने जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, जिसका यूज़ क्या करे, वो डेली करे, अप्लाई करे उस यूज़ को। यानी कि ये कौन से पर्सन में पाई जाएगी, ये जैसे पर्सन होते हैं जो जुगाड़ लगा के काम करते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसका क्या हो, जो अप्लाई करे, जैसे डे टू डे काम में, जैसे कि दूध का हिसाब रखना या जैसे और कोई काम हो गया, न्यूज़पेपर का हिसाब रखना, वो क्या है, वो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। और ये कौन से पर्सन में पाई जाएगी, जैसे स्मार्ट होते हैं पर्सन, जैसे मैंने अभी बताया, जुगाड़ लगा के काम करने वाले, जिनमें कॉमन सेंस होती है, अप्लाई नॉलेज को जो है वो अपना जो नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो इंटेलिजेंस है उन पर्सन में पाई जाएगी। यानी व्यवहारिक बुद्धि, डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसमें हम कैसे अपनी बुद्धि का जो है वो प्रयोग करते हैं, वो कहलाई जाएगी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सेकंड है हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि, और इसका दूसरा नाम है आपके पास एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये क्या है, एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है, जो इंटेलिजेंस आपको कैसे प्राप्त हुई हो, अनुभव से, एक्सपीरियंस से प्राप्त हुई हो, ठीक है, तो ये है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ये कौन से पर्सन में होगी, ये कौन से वाले पर्सन होंगे, जो क्या होंगे, इनोवेटिव होंगे, इनोवेटिव तरीके से क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे, नए नए तरीके ढूंढते होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, या जो इमेजिनेटिव होंगे, जो अमूर्त चीज़ों के बारे में क्या सोच सकते हैं, जो अमूर्त चीज़ों के बारे में क्या है अपनी कल्पना रख सकते हैं, या कुछ नया डिस्कवर करें, ये इंटेलिजेंस उन पर्सन में पाई जाएगी, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि, ये होगी PC। और अब हम बात करते हैं A की। A यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का हिंदी में मतलब है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा नाम है इसका कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसके जो दूसरे नाम हैं इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, और जो हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसका सेकेंड नाम है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, और जो हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसका सेकंड नाम है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ये कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस उन पर्सन में पाई जाएगी जो पर्सन क्या है, जो प्रॉब्लम को कैसे तोड़ के सॉल्व करते हो, कंपोनेंट में सॉल्व करते हो, एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करते हो, यानी कि क्या वो क्रिटिक अच्छे से कर पाएँ। क्रिटिक यानी आलोचना अच्छे से कर पाएँ। अब आलोचना कौन सा जो पर्सन है वो अच्छे से कर पाएगा, जो बात को अच्छे से समझता हो, जिसने उस बात को क्या अच्छे से तोड़ कर गहराई से क्या समझा होगा, वही क्रिटिक कर पाएगा ना। आलोचना तो वही कर पाएगा जिसने क्या है उस प्रॉब्लम को क्या अच्छे से तोड़ के तरीके से क्या एनालिसिस किया हो, तरीके से क्या है एनालिटिकल का मतलब ही क्या है, एक होता है एनालिटिकल और एक होता है सिंथेसाइज। एनालिटिकल का मतलब होता है तोड़कर चीज़ों को सीखना, और सिंथेसाइज का मतलब होता है जोड़कर चीज़ों को सीखना, ठीक है। तो ये कौन सी है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी तोड़कर क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है, क्रिटिक कर पाए, जज कर पाए, कंपेयर कर पाए और इवेल्युएट कर पाए, उस पर्सन में पाई जाएगी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ तक तो था हमारे पास क्या, स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी का जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। ये एक छोटी सी थ्योरी है, इसमें जो मेनली आपसे पूछा जाता है इनके नाम को लेकर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका जो नाम है आपको बेसिकली वो याद रखने हैं, जो भी इनके सेकंड नाम है और जो फर्स्ट नाम है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है इसे क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंट, और जो हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसे क्या बोला जाता है, एक्सपीरियंशियल
इंटेलिजेंस, और जो थर्ड है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसे क्या बोला जाता है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मेनली आपको ये जो स्टर्म वर्क की थ्योरी है इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो हमारे बाकी के जो ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।